कभी कभी कुछ इंसिडेंट हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट था जब 2020 में मेरे कज़न ने सुसाइड कमिट करी। उस इंसिडेंट के बाद शायद हम लोगों को समझ ही नहीं आया कि अब करना क्या है। हम लोग अक्सर कई बार बात करते हैं मेंटल हेल्थ क्या होती है, थेरेपीज़ क्या होती हैं, साइकियाट्रिस्ट कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, लेकिन कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष डी गुप्ता और बहुत स्वागत है आपका आज प्रमोशन अड्डा के द पॉडकास्ट स्टूडियो में। आज स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद रहेंगे उनका नाम है डॉक्टर अखिल ढाना। ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, ही इज़ अ साइको एनालिस्ट एंड ही इज़ अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। बात करेंगे ओवरऑल मेंटल हेल्थ के बारे में, साइकियाट्रिस्ट के बारे में, साइकियाट्री के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स जो अभी तक अनछुए थे, अनकहे थे, उस बारे में भी बात होगी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको मिलने जा रहा है आपकी मेंटल थेरेपी का सेशन। थैंक यू डॉक्टर अखिल ढाना, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे? आई एम गुड एज वेल सर। सर, सोसाइटी में बहुत नोशन है विद रिस्पेक्ट टू द साइकोलॉजी थिंग्स। ये मतलब हमें थेरेपीज़ की ज़रूरत है नहीं है, मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे स्टिग्मा एसोसिएटेड हैं। लेकिन उन सभी सवालों से पहले जो हमारी ऑडियंस चाहती है, हम चाहते हैं बेसिक आप अपनी जर्नी से शुरुआत करें। कैसे इस फील्ड को आपने चुना? देखिए, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। शाहदरा जो जमुना पार कहलाया जाता है ना, तो जमुना पार का ही लड़का हूँ। और मैं जो दिल्ली में सन 1984 में मेरा जन्म हुआ, 1 अगस्त 1984 में। और स्कूलिंग भी मेरी NCR में ही हुई है। ठीक है। और 12वीं करके फिर अपने पिताजी को हमेशा मैंने देखा, वो भी एक डॉक्टर रहे हैं, तो उनको एक आइडियल मानते हुए मेरे मन में यही था कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है जी ना। तो वो अंदर से हमेशा था कि भाई स्टेथोस्कोप लगाकर मरीज़ देखने हैं जी, और उनसे बात करनी है और लोगों का थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाना है, लोगों की मदद करनी है ना। तो क्योंकि हमेशा से पिताजी को देखा है और लोगों को उनका आदर करते हुए देखा है, तो वो एक आइडियल पर्सन वो हमेशा थे जी मेरे लिए, अभी भी हैं जी, है ना। आज भी मैं जाता हूँ उनके क्लिनिक पर हफ्ते में एक बार, तो देखता हूँ आज भी लोग उनको उतना ही आदर सत्कार देते हैं जितना आज से 30-40 साल पहले देते थे। ठीक है। तो वो चीज़ मेरे मन में उस समय जागृत हुई और मन में विचार आया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाए। एग्ज़ाम क्लियर हुआ, बेंगलोर में सिलेक्शन हुआ जी। गया मैं, कल्चर शॉक मिला तो कठिन था MBBS करना जी। MBBS के कुछ समय निकाला। जब MBBS पूरा हुआ तो फिर कठिन रहा, क्योंकि 6 साल आप अपने प्राइम ऑफ योर यंग टाइम्स आप जब अपना एक जगह पर निकालते हैं, आपकी दोस्तियाँ बढ़ती हैं, तो आपका मन नहीं करता उस जगह से आने का। और बेंगलोर जैसा खूबसूरत शहर जहाँ पे बहुत अच्छा मौसम रहता है, अच्छा माहौल रहता है और आपके दोस्त बन जाते हैं, जो आज भी मेरे दोस्त हैं जी, है ना। तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा समय बीता। तो वापस आते समय खूब आंसू निकले, पर समय पूरा हो गया था, वापस आए। फिर मन में आया अब पापा के साथ क्लिनिक ज्वाइन किया जाए, पर मन में कुछ अधूरापन सा था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स दिए, सिलेक्शन हुआ, जयपुर गया। जयपुर में मैंने मानसिक रोग की में स्नातकोत्तर पढ़ाई करी जी, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करी। और वहाँ पे काफ़ी मेरे टीचर्स का सहयोग से और उनके समझदारी से मैंने मानसिक रोग विशेषज्ञ की पढ़ाई करके थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया। वापस आया, फिर उसके बाद कुछ अस्पतालों में काम किया और आज आप लोगों के सामने हूँ मैं। ठीक है सर, बट साइकियाट्री क्यों? सवाल ये आता है, मतलब बहुत सारे होते हैं कि नहीं बेटा नॉर्मल कुछ बन जाना है, ये बन जाना, वो बन जाना, बट साइकियाट्री। जब सिलेक्शन हुआ तो
उस समय मन में तो ये था कि भाई हार्ट के डॉक्टर बनेंगे, है ना, दिल के स्पेशलिस्ट बनेंगे, है ना। पर सीट्स उस समय एंड में कुछ कम बची हुई थी, है ना। और मन में ये भी था कि भाई दिल के नहीं तो दिमाग के डॉक्टर बन जाते हैं। क्या बात है ना। सिलेक्शन हुआ तो और इसमें इंटरेस्ट आया पोस्ट ग्रेजुएशन की सिलेक्शन की पढ़ाई करते समय जी, क्योंकि ये एक गहराई से पढ़ने वाला विषय है। मेरा इसमें जब सिलेक्शन हुआ तो कई लोगों ने उस समय रोका जी, कि भाई ये बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से फ़ायदा देने वाला या फाइनेंशियली वायबल फील्ड नहीं है ना। क्योंकि आप अगर कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं या सर्जन बनते हैं तो आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हैं जी, है ना। पर इसके विपरीत कुछ लोगों ने ये भी समझाया कि नहीं, इसमें आप सेवा भाव अगर रखेंगे जी, तो आपको अच्छा मन को शांति ज़रूर मिल सकती है, बिल्कुल, है ना। तो आप देखा ना ताओ तो घुस गए इसमें और पूरा मन लगाया साइकेट्री फील्ड में जी, और कुछ कठिनाइयों के साथ फिर इसमें आ गए। और आज अपने आप को मैं एक बहुत ही लकी पर्सन मानता हूँ कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज तक मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ पढ़ता हूँ, अपने केसेस को मैं समझाता हूँ और भगवान की कृपा से आज मेरे को कई साल हो गए हैं इस फील्ड में। लगभग 2011 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स अपना ज्वाइन किया था, तो 14-15 साल हो गए हैं मुझे। पर इतने सालों में आज तक कोई 2 केस, मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी 2 केस मैंने सिमिलर नहीं देखे। हमेशा हर पेशेंट की कहानी अलग होती है, हर पेशेंट व्यक्ति अलग होता है और हर पेशेंट में भाव अलग होता है। तो बहुत मज़ा आता है हर मरीज़ को देखने में, हर मरीज़ को ट्रीट करने में। और जब मरीज़ सही हो जाता है और वो जब आपके पास आकर आपको धन्यवाद देता है तो उससे ज़्यादा, मरीज़ से ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि मैं उसकी मदद कर पाया। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे ये मनोचिकित्सा का फील्ड पसंद आ गया। डॉक्टर अखिल, अगर मुझे लेमन लैंग्वेज में जानना हो कि एक साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, एक साइकियाट्रिस्ट कौन होता है, एक थेरेपिस्ट कौन होता है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो भी शायद इस बात को नहीं समझ पाती है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। आप बेसिक लैंग्वेज में अगर बता पाएँ हमारी ऑडियंस को। हाँ, देखिए, जैसे मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। साइकियाट्रिस्ट आमतौर पे MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप साइकियाट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और फिर आप साइकियाट्रिस्ट बनते हैं। तो MBBS कर रहे हैं आप, है ना। तो आप MBBS पूरा 6 साल का, मतलब 5.5 साल का कोर्स होता है। आप उसमें पूरा एनाटमी, फिजियोलॉजी और फिर पैथोलॉजी, फिर ENT, मेडिसिन, सारे जो सर्जरी, सारे जो एक नॉर्मल सभी डॉक्टर्स पढ़ते हैं जी, वो पढ़ने के बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आप साइकेट्री 3 साल साइकेट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना। और आप एक हॉस्पिटल से एसोसिएटेड रहते हैं, आप पूरा पढ़ाई करते हैं, सारे मरीज़ों को देखते हैं जी, तो आपको एक वास्ट एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सीनियर रेजिडेंसी करते हैं किसी अच्छे अस्पताल में एसोसिएटेड रहते हैं। फिर आप कहीं जाके अपने आप को उस लेवल पर पाते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली मरीज़ देख पाएंगे जी। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आमतौर पे साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन से ही, है ना। और वो MBBS ग्रेजुएट्स नहीं होते, वो ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी से करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, उसमें MPhil करते हैं या डॉक्टरेट करते हैं। तो और वो बिल्कुल वो भी मानसिक रोग के फील्ड में काम करते हैं,
और मानसिक रोगों में हमारी मदद करते हैं, उनको डायग्नोसिस में मदद करते हैं। पर जो मुख्य फ़र्क होता है, हम लोग दवा लिख सकते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं जी। साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं लिखते, वो केवल मानसिक रोगों में जब मरीज़ थोड़ा परेशान होता है, कम गंभीर रूप से बीमार होता है जी। तो वो उनको थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और आमतौर पे अब आजकल एक टर्म आ गई है थेरेपिस्ट या लाइफ कोच। एग्जैक्टली। है ना, तो लाइफ कोच तो जो व्यक्ति अपने आप समझ पा रहा है जीवन को कैसे जीना है ना, या जीवन के बारे में थोड़ा समझ पा रहा है जी। वो लोगों को जीवन की राह दिखा सकता है, समझ पा रहा है तो वो लोगों को अपने तरीके से जीवन जीने का तरीका सिखा सकता है। ठीक है ना, और वो उन चीज़ों को लोगों को बता सकता है, तो वो लाइफ कोच बन सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए वो क्या कोर्स करते हैं, कैसे करते हैं, उसका देखिए मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। है ना, तो इतना ही है। डॉक्टर अखिल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मुझे डिप्रेशन है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या उनका डिप्रेशन नॉर्मल एक मूवी देख के सही हो सकता है, या फिर शायद उन्हें दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है? कैसे पता करें? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको डिप्रेशन है भी या नहीं। एग्जैक्टली। है ना, क्योंकि डिप्रेशन टर्म आजकल हर कोई बहुत आसानी से बोल देता है। बिल्कुल ठीक आयुष, है ना। तो डिप्रेशन टर्म अपने आप में कह देना, आज मैं उदास हूँ, आज मेरे को डिप्रेशन हो गया जी। एक दिन की उदासी डिप्रेशन नहीं है, या 2 दिन की उदासी डिप्रेशन नहीं है। जो क्लिनिकल गाइडलाइंस दी गई हैं WHO द्वारा जी, उसमें डिप्रेशन को हम क्लियरली डिफाइन करते हैं कम से कम 15 दिन की उदासी। ओके। साथ ही साथ किसी भी काम में मन ना लगने वाली सिचुएशन होना, और तीसरा ऊर्जा की कमी या थकान रहना हमेशा। तो अगर ये 3 कोर सिम्टम्स हैं तभी हम बोलते हैं कि किसी को डिप्रेशन है। साथ ही साथ कई बारी लोगों को नींद ना आना, भूख ना लगना, है ना, और कई बारी वज़न घटना या वज़न बढ़ना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है। तो लूजली एक ऐसी टर्म का इस्तेमाल करना जो कि एक गंभीर बीमारी को दर्शाता है जी। सही नहीं है। है ना। हाँ, आप उदास हो सकते हैं, आप थोड़ा सा परेशान महसूस कर सकते हैं, पर डिप्रेशन जैसा भारी शब्द कृपया इस्तेमाल ना करें। अगर आप कहीं पे उदास हैं, एंग्शियस हैं, किसी चीज़ से परेशान हैं, तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। उसके लिए आप किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, या किसी घर के समझदार व्यक्ति से बोलें कि भाई आपको लेकर जाए कहीं, है ना। और हर बारी डिप्रेशन को ज़रूरी नहीं है दवाइयों से ट्रीट करना है जी। आप सिंपल डिस्कस करें जी, क्योंकि डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हम समझाएंगे, आपको आपके सिम्टम्स को हम देखेंगे, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना थेरेपी की ज़रूरत है, या सिर्फ रिलैक्सेशन के थ्रू हम ठीक कर पा रहे हैं। दवाइयाँ तो बहुत ही सीवियर बीमारी में हम एडवाइस करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा केसेस में दवाइयों की। जी। डॉक्टर अखिल, आप किस तरीके की आजकल ज़्यादा डिसऑर्डर्स देख रहे हैं? स्किज़ोफ्रेनिया समथिंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो किस तरीके के केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं? आज कल हम लोग एंग्जाइटी केसेस बहुत ज़्यादा देखते हैं जी, है ना। साथ ही साथ मोबाइल यूजेज की वजह से जो सोशल मीडिया के एडिक्शन के केसेस हैं, या गेमिंग एडिक्शन के केसेस हैं, वो थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं जी। पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर पोस्ट कोविड बहुत बढ़ गया है ना। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर
बहुत ज़्यादा है, आज से ही नहीं, वो पहले से भी था, है ना। तो सबसे कॉमन डिसऑर्डर जो हम देखते हैं वो एंग्जाइटी का ही होता है। कई बार व्यक्ति ओवरथिंक बहुत करने लग जाता है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैनिक बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। तो ये कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो हम देखते हैं। इनमें आमतौर पे व्यक्ति अगर रिलैक्स रहे, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करे, अपना शेड्यूल ठीक रखे, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान रखे, बिल्कुल, है ना। जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि भाई गांव की ज़िंदगी जैसी थी कि सुबह उठे, फावड़ा चलाया, निकल गए सुबह ही, है ना, अपने खेतों में जा रहे हैं, पूरा दिन बिज़ी रह रहे हैं। तो कुछ वैसी ज़िंदगी अगर आज भी हो जाए तो ये पाश्चात्यकरण के कारण मुझे लगता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हम लोग अकेले रहते हैं, अपनी बातों को अपने मन में रखते हैं, शेयरिंग अब नहीं रही उतनी। तो अगर हम लोग थोड़ा बात ज़्यादा करें, फ्रेंड्स से मिले, है ना, अपनी बातों को ज़्यादा वेंटिलेट करें, दोस्तों से बात करें, फैमिली से बात करें, तो ये सब चीज़ें कम होंगी। अपना खालीपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने लोगों से मिला जाए, बात करी जाए, तो ये सब डिसऑर्डर्स थोड़े से कम हो जाएंगे। डॉक्टर अखिल, आपने क्या ये चीज़ नोटिस करी है कि जो भी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कॉर्पोरेट कल्चर है, या लोग अकेले बैचलर लाइफ में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा केसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में जो आपने फावड़े वाली बात बोली, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे केसेस कम है, वो लोग खुश, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जी, है ना। तो न्यूरोटिक केसेस ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं रूरल एरियाज़ में भी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है ना। तो न्यूरोटिक केसेस दोनों जगह हैं, पर कंपैरेटिवली साइकोटिक केसेस हर जगह, मतलब दोनों जगह हैं, पर ये OCD करके एक बीमारी होती है, वो अर्बन एरियाज़ में थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है ना। पर बराबर है, ऐसा कहीं कोई रूरल अर्बन डिवाइड अभी तो हमें भारत में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है ना। है हर जगह ही, है ना। एक तो वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर आजकल चल पड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा रूरल अर्बन डिवाइड अभी है, ठीक है, कहीं पे। हम तो दोनों ही जगह ये सब बीमारियां देख रहे हैं, नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कहीं है। साइकोटिक बीमारियां जो कि ज़्यादा गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं, वो हाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ा अर्बन पॉपुलेशन में भी होती हैं, और रूरल में थोड़ी ज़्यादा देख रहे हैं हम। ठीक है डॉक्टर अखिल, जब हम इतना ओपन अप होके बात कर ही रहे हैं, तो लेट्स जस्ट आल्सो टॉक अबाउट सुसाइड। हम देख रहे हैं कि इंडिया में सुसाइड के केसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रेट पे जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि, क्योंकि ऑडियंस ने भी, बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे से ये सवाल किया कि सर हमारे बच्चा परेशान रहता है, हमें जस्ट पता करना है कि क्या उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं है। देखिए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी मानसिक समस्या का इलाज जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि व्यक्ति बात करे जी, है ना। तो जब तक चाहे वो बच्चा हो या वयस्क हो, मतलब एडल्ट हो, वो जब तक आपसे वेंटिलेट नहीं करेगा या बात नहीं करेगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो कितनी गंभीर समस्या में है। और सुसाइड का सबसे कॉमन कारण डिप्रेशन ही है ना। तो अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो जाएगा कभी ना कभी अपने आप को सेल्फ हार्म करेगा जी। तो अगर कभी बच्चे ने सेल्फ हार्म किया है या सेल्फ हार्म करने के लिए उसने प्रयास किया है, तो आप ये मान के चलिए कि वो कभी ना कभी आगे जीवन में अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो इवन सिंपल सी वार्निंग भी अगर बच्चा कहीं दे रहा है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूँगा, गुस्से में ही सही या चिड़चिड़ेपन में ही सही, अगर बच्चा बोल रहा है तो उस वार्निंग को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। आपने
उससे बात करनी है सबसे पहले तो, और फिर उस बच्चे को आप किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि हम एक मानसिक रोग विशेषज्ञ होने के कारण और कुछ करें या ना करें, हम केवल इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उसकी समस्या को पहचान कर एक जीवन को ज़रूर बचा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको ज़रा सी भी हिंट मिलती है ना, तो आप ये काम ज़रूर करें। आपकी लाइफ में ऐसे पेशेंट्स थे जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले थे और आपने उनको बचाया हो? काफ़ी हैं ऐसे जी। और हमने बहुत प्रयास किया जी। आज भी वो लोग जुड़े हुए हैं हमसे। आज भी उनको वो बैड इमोशंस आते हैं जी। वो लोग हमसे प्रयास करते हैं बात करें, और मैं हमेशा उनको कांटेक्ट में रखता हूँ अपने, और हम उनसे बात करते हैं और वी गिव देम प्रायोरिटी और अपॉइंटमेंट एंड वी ट्राई टू हेल्प देम एज सून एज पॉसिबल। और हम ही नहीं, इनफैक्ट भारत सरकार का एक प्रयास है जी। है ना, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। तो वो हेल्पलाइन नंबर इसी चीज़ के लिए है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना है ना, ये एक क्षण भर का डिसीजन होता है जी। अगर उस क्षण पे आपने उस व्यक्ति की मदद कर दी, चाहे आपने उससे फ़ोन पे बात कर ली, चाहे आपने उसको रोक दिया, उस क्षण अगर उसका वो बुरा स्टेप डिले हो गया तो आपने उसकी जान बचा ली, है ना। तो वो क्षण अगर आपने टाल दिया तो वो टल जाता है काफ़ी देर के लिए जी। हम वही प्रयास करते हैं। डॉक्टर अखिल, एक पर्सनल सा सवाल है मेरा। इस काउच पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी बैठते हैं, वो कहते हैं कि चंद्रमा कमज़ोर है तेरा, अगर तू डिप्रेशन में है तो, और ये वाली अंगूठी पहन लोगे तो ऐसा हो जाएगा, या कुछ इस तरीके की वो चीज़ें बताते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं, राहु में खराबी है, ये खराबी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मैटर करती हैं, या फिर ये सब चीज़ें फेकनेस क्रिएट कर रही हैं? मैं भी भारतीय हूँ, है ना। तो मैं इन सब चीज़ों को, देखिए, ना मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है जी, ना मैं उस ज्ञान को जानता हूँ जी, तो मैं उसको नकारता तो नहीं हूँ जी, है ना। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है और जो साइंस मानती है ना, डिप्रेशन या एंजाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर, ये सब जो शब्द हैं, इनके पीछे के कारण जो है वो हमारे ब्रेन में ही छुपा हुआ है। ओके। हमारे ब्रेन में 4-5 केमिकल्स होते हैं जी। डोपामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, गाबा होता है, ग्लूटामेट होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है। इन 4-5 केमिकल्स का बैलेंस बना रहना चाहिए, पर कई बार इन केमिकल्स में डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण हमें डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, बाइपोलर हो सकता है। तो ये बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो ऐसे लक्षण आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर। तो जब ऐसे लक्षण आते हैं तो इसके पीछे प्रॉपर बायोलॉजिकल रीज़न है, और ये वेल स्टडीड है, सब जगह लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। तो जो चंद्रमा और बाकी राशि फलों वाली बात है जी, वो भी होगी। आप उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं, जा सकते हैं जहां आपको जाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मन को ज़रूर शांत करेंगी, है ना। तो इन दी एंड अगर उससे भी आप किसी को बचा सकते हैं तो बचाइए, लेकिन दवाई और थेरेपी ज़रूर लीजिए, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, होप अगर वो क्रिएट करता है मन में तो वो बुरा नहीं है। हमें हमारा मेन एम है व्यक्ति को बचाना, और हमेशा एक पॉजिटिविटी रखना मन में, तो वो पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, एंड पॉजिटिविटी इज़ द की टू हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। डॉक्टर अखिल, एक सवाल था, अभिषेक नाम से एक सवाल आया था जब मैंने लास्ट टाइम पूछा था ऑडियंस में से कि हम इस बारे में पॉडकास्ट करेंगे, तो ऑडियंस में से एक सवाल आया कि सर मेरे पास सब कुछ है, बस खुशी नहीं है। तो देखिए, सब कुछ होने के कारण अगर खुशी हो जाती तो या तो
गरीब लोगों में मेनिया और डिप्रेशन ना होता और अमीर लोगों में भी मेनिया और डिप्रेशन ना होता, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो ये जो बीमारियां हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो या मानसिक बीमारियां मेनिया हो, वो किसी व्यक्ति विशेष को देखकर आती नहीं है ना। ये आपके ये जितनी बायोलॉजिकल और बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, है ना, या हाइपरटेंशन हो गया, तो जितनी बायोलॉजिकल वो बीमारियां हैं, वो उतनी ही बायोलॉजिकल ये खुशी देने वाली बीमारी या खुशी छीनने वाली बीमारी डिप्रेशन है ना। तो अगर आपको खुशी नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप उदास हैं, परेशान हैं, एंग्शियस हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो आपको आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन का इम्बैलेंस हो चुका है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्ल्डली चीज़ों से खुशी मिले। आप अपनी बाकी चीज़ों की तरफ जाइए, आध्यात्मिकता की तरफ जाइए, है ना। एक्सरसाइज करिए, योगा प्राणायाम करिए। देखिए, योगा प्राणायाम से आपके एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता से आपका थोड़ा सेरोटोनिन ठीक होता है। अगर उन सब चीज़ों से मदद नहीं मिल रही है तो किसी मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट से मिलिए या साइकेट्रिस्ट से मिलिए, जो कि आपकी मदद कर सके। ठीक है डॉक्टर अखिल, मेरा अगला सवाल ये है, क्या बच्चों को भी डिप्रेशन होता है? बच्चों को डिप्रेशन ही नहीं, बच्चों को और भी मानसिक बीमारियां होती हैं। ओके। हाँ, जैसे कि ADHD हुआ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिसलेक्सी हुआ। डिसलेक्सी तो शायद मूवी में भी किसी हाँ, आमिर खान की तारे ज़मीं पर हुई। मेंटल रिटार्डेशन हुआ जी। अभी सितारे ज़मीं पर आई थी, उसमें ऑटिज़म था, है ना। और अभी बच्चों में, जैसे बड़ों में डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, मेनिया होता है, तो ये सब बीमारियां बच्चों में भी होती हैं। तो और साथ ही साथ बच्चों में जैसे कि बाकी बीमारियां बच्चों में, जैसे और एंग्जाइटी इस कारण भी हो सकती है, जैसे घर पे अगर माहौल सही नहीं है तो वो देख के बच्चा बहुत एंग्शियस हो जाता है। जैसे घर पे मम्मी की मूड ख़राब है, पापा की तबीयत ख़राब है, घर पे माहौल ख़राब है, अगर फैमिली में कोई एक व्यक्ति शराब पी रहा है, घर का माहौल बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो वो सब देख के बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है और वो एंग्शियस रहता है। तो बच्चों में परेशानियां होती हैं, हम देखते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी समस्याएं देखी है जी। डॉक्टर अखिल, इंडिया में पोर्न को लेके बहुत एडिक्शन है। हम इस बारे में ओपन अप होकर डिस्कशन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम देखें तो कुछ पेशेंट्स हैं, मतलब जिनकी सेक्सुअल लाइफ खराब है, तो कई बार हमने भी देखा है उनको, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं? हाँ हाँ, देखिए, दरवाजे के पीछे यही डिस्कशन काफ़ी बार होती है जी, है ना, कि पर ओपन अप लोग नहीं हो पाते इन चीज़ों के लिए, है ना। तो पॉर्न एडिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो लोग आमतौर पे डिस्कस नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो जो पॉर्न एडिक्शन है, ये एक आने मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग इसके कारण ना अपने आप को परेशान मानते हैं। पहले एक अकेले में परेशान होते रहते हैं, और धीरे धीरे उन कई बारी डिस्कस करने के लिए कोई समझदार व्यक्ति नहीं होता उनके पास। फिर जब डिस्कशन होता है, कई बारी टीनेज में ये आदत स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टिमुलेटरी एक्ट्स हो जाते हैं लोगों के। तो उसके बाद जब ये आदत चालू हो जाती है लोगों की, तो फिर डिस्कशन करने को कोई समझदार व्यक्ति होता नहीं, फ्रेंड्स में डिस्कशन होता है, या जो लिटरेचर अवेलेबल है वो कई बारी बहुत वाइडली अवेलेबल है नहीं, और वो जो लिटरेचर है वो बहुत साइंटिफिकली बैक्ड है नहीं। तो जो लिटरेचर है उसमें कई बार ये लिखा हुआ है कि अगर आप सेल्फ स्टिमुलेटरी एक्ट करेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आप किसी के काम के नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें लेके फिर व्यक्ति के मन में बहुत सारे रॉन्ग थॉट्स आ जाते हैं,
उसकी वजह से कमज़ोरी ये सब चीज़ें लेकर व्यक्ति हमारे पास आता है। दूसरा एक जो कॉन्सेप्ट हमारे पास हमने देखा है कि उसके बाद व्यक्ति को कई बारी बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स आ जाते हैं। तो OCD एक कॉमन फिनोमेना है ना, पॉर्न एडिक्शन के बाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो ये एक कॉमन एक्ट है, और बट ये एक कॉमन एक्ट होने के साथ साथ एक नॉर्मल एक्ट भी है। तो इसके लिए इतना चिंतित ना रहना सही है ना। और बट इसको आप मॉनिटर करें, है ना, और जितना इससे दूर रहें, इसको एक नॉर्मल फिनोमिना मानकर इसको आप अपने मन से दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर अखिल, बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारी रियलिटी हैं मेंटल हेल्थ को लेके। कुछ सवाल है, मैं चाहूँगा कम से कम शब्दों में आप उनका जवाब दें। बिल्कुल। आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो मतलब पागल है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है। ठीक है। तो बहुत सारे परेशानियों के लिए आते हैं लोग, ठीक है ना, सिर्फ पागलपन के लिए नहीं आते। अगर मेडिसिन खाई तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी? नहीं, पहली बात तो मेडिसिन बहुत सीवियर बीमारियों में हम चालू करते हैं। दूसरा, मेडिसिन हम प्रयास करते हैं कि कम से कम समय के लिए चालू की जाए। देयर इज़ एन एविडेंस कि मेडिसिन का कोर्स होता है और धीरे धीरे मेडिसिन बंद भी होती है। थेरेपी और काउंसलिंग सिर्फ अमीरों के चोंचले हैं, गरीबों को नहीं होती? नहीं जी, थेरेपी जो है वो डिजीज़ स्पेसिफिक होती है, पेशेंट स्पेसिफिक होती है, टेलर मेड होती है। ठीक है। और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ अमीरों को दिया जाता है। ये सभी समाज के सभी तबकों के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर अखिल, अगला मिथ ये है कि कई बार हमने सुना है लोगों से भी ये चीज़ कि पूरे दिन तो हंसता रहता है, डिप्रेशन कैसे हो जाएगा इसको? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज समथिंग आल्सो नोन एज लाफिंग डिप्रेशन। लाफिंग डिप्रेशन या स्माइलिंग डिप्रेशन। ओके। जगजीत सिंह की गज़ल याद आ गई। प्लीज़। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, है ना। तो कई बार होता है व्यक्ति ऊपर से तो स्माइल कर रहा होता है, पर मन ही मन में उसके उदासी होती है। एटिपिकल डिप्रेशन में ऐसा होता है, व्यक्ति ऊपर से हंस रहा होता है, ज़्यादा खा रहा होता है, ज़्यादा सो रहा होता है, पर मन में उसके उदासी होती है। तो कई बार हमने देखा है लोग सामने से तो खुश होंगे, पर मन ही मन काफ़ी परेशान होंगे, है ना। तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, कि व्यक्ति अंदर से कितना परेशान है। वो कई बार ओपन अप नहीं होता है समाज के सामने, केवल अपने थेरेपिस्ट के सामने या परिवार वालों के सामने या अपने नियर एंड डियर वंस के सामने ही वो अपनी मन की बात समझा पाता है। डॉक्टर अखिल, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पागलपन है, आप नॉर्मल योगा करो, नॉर्मल चीज़ें करो, आपका खुद ब खुद मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी। इज़ इट ट्रू? देखिए, योगा, प्राणायाम और बाकी फिज़िकल एक्टिविटी का रोल है मानसिक बीमारियों में जी, पर सिर्फ वो कर लेने से अगर आपकी मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती जी, है ना, तो बहुत सही, बहुत आसान होता सब चीज़ों को ठीक कर लेना, है ना। वो ज़रूरी है आपके रिकवरी फेज़ में, है ना। जब हल्की फुल्की मानसिक बीमारी हो तो वो कर सकता है आप पे काम, है ना। पर जब बीमारी गंभीर हो जाए, जब आपसे ये सब चीज़ें सही ना जाएं, आपका पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको लगे कि भाई मेरे को अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है सिंपल टास्क से, तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से हेल्प लें, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो या आपका थेरेपिस्ट हो, और उनके पास जाएं और डिस्कस करें। एंड इफ़ नीडेड देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टेकिंग मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन आपकी वीकनेस की निशानी नहीं है। मेडिसिन इज़ समथिंग विच विल टेक यू आउट ऑफ द प्रॉब्लमेटिक टाइम्स, एंड अगेन आप दोबारा से नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स से अपने आप को फिर ट्रीट कर सकते हैं। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स आर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, बट दे आर नॉट द ओनली मेथड ऑफ ट्रीटमेंट।
डॉक्टर अखिल, आई डोंट नो आप इस सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों की खुद मेंटल हेल्थ ख़राब है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं समाज में अच्छा दिखने की, अच्छा बोलने की, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारी भी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, पर हर समय हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। जब हमारी मानसिक स्थिति ख़राब होती है तो हम भी छुट्टी लेते हैं, हम भी अपने फैमिलीज़ के पास जाते हैं, हम भी अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, है ना। हम अपने सीनियर्स से डिस्कस करते हैं, है ना। हम भी ब्रेक ले लेते हैं। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हम किसी और को स्वस्थ कैसे करेंगे। बिल्कुल, है ना। तो ये ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, है ना। तो अगर हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हम किसी और को क्या सुझाव देंगे स्वस्थ रहने का। डॉक्टर अखिल, फ्यूचर में आप किस तरीके के चैलेंजेस देख पा रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? क्या आगे और इम्प्रूवमेंट होगा? देखिए, सब फ्यूचर में चैलेंज जो है मेंटल हेल्थ को लेकर, वो सबसे बड़ा चैलेंज जो पहले भी था और आज भी है, वो ये है कि मिथ्स और जो बाकी चैलेंजेस हैं सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर, वो आज भी हैं। कुछ कम हुए हैं पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी लोग बहुत डरते हैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने के लिए, है ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम एरिया है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, वो है कि लेजिस्लेचर जो है वो अभी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के हेल्प के लिए भारत का उतना पावरफुल नहीं है, है ना। क्योंकि अगर हमें किसी व्यक्ति को एडमिशन देना है या ट्रीट करना है, तो क्योंकि मानसिक रोगी कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे को मानसिक समस्या है। एग्जैक्टली। तो हमें उसकी विल के अगेंस्ट उसको भर्ती करना पड़ता है। ठीक है। और भारत का संविधान हमेशा कहता है कि आप किसी की विल के अगेंस्ट उसको ना रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है संविधान के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है, ये नीड है ऑफ द आवर कि सभी लोग इस पे काम करें, है ना। और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बना हुआ है उसके लिए, तो हम उस पे मैं चाहूँगा कि सरकार सोचे उसके बारे में। और अभी सोचा भी हुआ है सरकार ने, बट बहुत टफ है वो लेजिस्लेचर, उसके आगे भी सोचना चाहिए, है ना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी। अगर हम मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 की बात शायद आप कर रहे हैं, तो अगर उसके प्रोविज़न को देखें तो उसमें सुसाइड लीगल है? सुसाइड तो लीगल नहीं है, मतलब सुसाइड लीगल नहीं है। उसमें ये है कि सुसाइड अटेम्प्ट के बाद अब बहुत ज़्यादा परेशानी ना व्यक्ति को दी जाती है, ना अब बहुत, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा परेशानी कर दिया था जी। पिछले लीगल जो पिछला एक्ट था जी। पर अब थोड़ा लीनियंसी है जी। है ना। क्योंकि अब समझ रहा है, समाज भी समझ रहा है, सरकार भी समझ रही है कि इन सब चीज़ों से ये एक वास्तविकता में एक मानसिक बीमारी के कारण व्यक्ति करता है जी। और व्यक्तियों को इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन पुलिसिंग की। Exactly. है ना। तो ये चीज़ों पे तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लेजिस्लेचर बनाने वालों को जी। है ना, कि उन्होंने इस चीज़ को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपने ऊपर परेशानी आए तो इस तरह का स्टेप उठा ले, बल्कि उसको हेल्प लेनी चाहिए, हेल्प सीकिंग बिहेवियर रहना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अखिल, एक रैपिड फायर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में मैं आपसे सवाल करूंगा, आप प्लीज़ वैसे ही जवाब दीजिएगा। एनी बुक दैट हैज चेंज योर लाइफ? भागवत गीता। भागवत गीता एक ऐसी किताब जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए मेंटल हेल्थ सही करने के लिए? मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। ठीक है।
उसमें उसने ये बताया है कि आप एडवर्सिटीज़ में भी अपने आप को कैसे ठीक रखिए। उसने वर्ल्ड वॉर 2 में व्हेन ही वाज प्रिजनर ऑफ वॉर इन नाजीज प्रिजन, ही सर्वाइव्ड, सो हाउ ही सर्वाइव्ड देयर, वो बताया हुआ है। सर गाने सुने या किताबें पढ़ें? परेशान है तो जो अच्छा लगता है वो करें। मैं तो गाड़ी चलाते हुए गाने सुनता हूँ। कोई गाना आपको याद आ रहा है? फिलहाल तो मेरा बेटा सुनता है राज करेगा मालिक, वो सुनता हूँ मैं गाड़ी चलाता हुए। ठीक है। टी या कॉफ़ी? पर्सनल चॉइस। चाय। ठीक है। प्राउडेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ सो फार? पहले बेटी पैदा हुई थी। ठीक है। वन वर्ड फॉर डिप्रेशन? ट्रीटेबल। वन वर्ड फॉर होप? बेस्ट थिंग। ठीक है। बिगेस्ट मेंटल हेल्थ मिथ जो आप आज तोड़ना चाहें इस पॉडकास्ट पर? सारी बीमारी पागलपन नहीं होती। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया अच्छी है, खराब है? अभी अच्छी है, आगे AI उसको क्या कर दे पता नहीं। डियर जिंदगी मूवी देखी आपने? शाहरुख के लिए देखी है। कैसी लगी मूवी सर? अच्छी है। आप नहीं मानते कि बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करने में? किया है, और मैं चाहता हूँ आगे और भी करे। कोई मोटिवेशन कोट आप जो हमारी ऑडियंस तक बताना चाहें? 3 इडियट्स का जो कोट है जी कि मेहनत करते रहो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ठीक है। विच इज़ सिमिलर टू कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जी सर, क्या वार्निंग है, मतलब ऐसी 3-4 आपको क्या वार्निंग दी जाती है कि इस बंदे की मेंटल हेल्थ खराब है? लेट्स सपोज आप मेरे एग्जांपल ले लो। कैसे पता करोगे कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब है? डेली शेड्यूल खराब हो जाता है जी। नींद खराब हो जाती है। ठीक है। खाना पीना व्यक्ति का कम हो जाता है, और उसका इंटरेक्शन लोगों से गड़बड़ा जाता है। सर किसी की फैमिली में किसी ने किसी को खोया है, उसके बाद उस इंसान की अगर नॉर्मल मेंटल हेल्थ करनी है तो उसको आप किस तरीके से समझाते हैं? भागवत गीता के टर्म्स में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, अगर आपको मेंटल हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है कुछ दिनों के लिए, फॉर दैट मैटर 1 दिनों के लिए, आप क्या चेंजेस चाहेंगे लेजिस्लेशन में चेंज आए? देखिए, लेजिस्लेचर में केवल यह चेंज आए कि जो मेंटल हेल्थ एडमिशन है, मतलब मेंटल हेल्थ पेशेंट्स का एडमिशन है, वो आसान हो जाए, और इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा मेंटल हेल्थ पेशेंट्स में ट्रीटमेंट को थोड़ा और इंक्लूड करे। ठीक है। क्या डॉक्टर अखिल ढांडा को ज़िंदगी में कोई मलाल है? फिलहाल तो कोई नहीं, अभी आगे देखते हैं, अगर कुछ होगा तो बताएंगे। लोग आपको किस तरीके से याद रखेंगे सर? मेरे को लगता है कि शायद इस तरीके से कि मैं एक लोगों के जीवन में जो परेशानियां थी, या लोगों के परिवारों में जो परेशानियां थी, उनको ठीक कर सका हूँ। इस तरह से अगर मुझे याद रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? बस यही कहूँगा कि खुश रहें, हंसते रहें, मानसिक रोग के प्रति अपनी जागरूकता बना के रखें, और जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के प्रति, उसके लिए अपने आप को उसके लिए दूर रहें, उससे दूर रहें। और जब भी कभी आप अपने आप को या किसी परिवार के व्यक्ति को मानसिक रोग से घिरा हुआ पाएँ तो बिल्कुल 2 बार ना सोचें, किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर तुरंत भागें। ठीक है। डॉक्टर अखिल, अगर ऑडियंस में से किसी को आपसे कनेक्ट करना हो, जुड़ना हो, अपने बारे में बताना हो, तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं आपसे? जी, मेरे खुद का एक वेबसाइट है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अखिल ढांडा, उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
फेसबुक है, ईमेल आईडी है और इंस्टाग्राम तो है ही है, तो कैसे भी आए एंड आई विल बी ऑलवेज देयर एंड आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। सर आखिरी सवाल बस ये है कि प्रमोशन अड्डा के द पॉडकास्ट स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? देखिए, प्रमोशन अड्डा के साथ मैं पिछले 6 सालों से जुड़ा हुआ हूँ जी, है ना, और मेरे लिए बहुत ही ये गर्व का विषय है कि मैं आप लोगों के पास आया और ये बिल्कुल मेरे लिए एक दूसरा घर है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे जी। और बिल्कुल मैंने दिल खोल कर बात करी है यहाँ पे। मुझे ऐसा मंच मिला है जहाँ पे मैंने बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात करी है, तो इससे अच्छी मैंने कहीं पे अपने बातें कहीं नहीं रखी हैं और मुझे लगता है कि शायद लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और जी। ज़्यादा डिस्कशन में पार्ट लेंगे आगे चल के भी, तो कभी और मौका मिलेगा तो और आएंगे। बिल्कुल सर, हम तो चाहेंगे कि आप दोबारा से आएँ और फिर किसी मेंटल हेल्थ के टॉपिक के बारे में हम बात करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अखिल फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट इंडीड एंड आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी जो हर ऑडियंस में सब किसी को जानने की बहुत ज़रूरत है। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट और हमने बात करी मेंटल हेल्थ के बारे में, स्टिग्मा जो एसोसिएट कर दिया जाता है, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इन सब में डिफरेंस क्या है, थेरेपी की किनको ज़रूरत है और बहुत सारे इन टॉपिक्स के बारे में हमने बात करी। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर अभी तक जुड़ने के लिए, अभी तक रुकने के लिए, और फिर मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।